Good evening, everyone. So we were discussing the marathon on soil mechanics. All the topics we have covered. Today we'll be dealing with the last topic, that is stability of slopes. After that we'll enter into फाउंडेशन इंजीनियरिंग. तो आज आपका स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स खत्म हो जाएगा और कल से हम मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा. थोड़ा बहुत बचता है तो कल कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. एंड फ्रॉम टुमारो विल बी एंटरिंग इनटू फाउंडेशन इंजीनियरिंग. तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. Only for this month you are getting 20% off on all the subscriptions of Unacademy. So if you are starting your preparation, you can go for it now. बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी के लिए तैयार करने में. नेक्स्ट नोट्स भी अवेलेबल है आपके लिए फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर एंड अबव. तो फिजिकल नोट्स अगर चाहिए तो आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं. देन नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया हुआ है. PYQs लॉन्च कर दिए हैं फॉर गेट एंड ESE. यू कैन टेक टेस्ट, यू कैन टेक लास्ट 10 ईयर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. इनरोल कर सकते हैं, आपको इसमें ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगी. देन योर स्पेशल क्लासेस आर फुली फीचर्ड लोडेड डाउन. दे आर मोर इंटरेक्टिव इन अप्रोच. You can participate in the polls for better understanding of the topic. You can ask the doubt by raising a hand. All the notification reaches to you so that you never miss a class. आप अपने लेक्चर नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो. आप इन क्लासेस को कहीं पर भी अटेंड कर सकते हो. Then result of GATE 2022 and 21 ESE are the testimonial कि ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कहीं से भी रिजल्ट निकल के आ सकता है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से. आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है डेडिकेटेडली. देन नोट्स आपके ऐप के ऊपर अपलोड कर दिए गए, बोथ फॉर आइकॉनिक एंड प्लस यूज़र्स. बट फॉर आइकॉनिक यूज़र्स इनको फिजिकली भी प्रोवाइड किया जा रहा है, डिलीवर कर दिया जाएगा आपके घर पे इसको. देन फॉर गेट 23 एंड गेट 24 जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बायलैंग्वेज बैच लॉन्च हो रही है. टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्टील स्ट्रक्चर और हाईवे इंजीनियरिंग. सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस टॉपिक कैन गो फॉर दिस. Next, on your Academy Lite subscription, you are getting topic-wise test, subject-wise test, full-length test. You'll be getting detailed solution, and you can analyze your performance also. तो ये तो हमारे basic announcements थे. These were our basic announcements. Now we'll enter into the main part of the discussion. आज हम बात करेंगे stability of slopes की. So I'll try to cover the entire topic. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. गेट में तो सवाल आता ही आता है, उनका फेवरेट टॉपिक है ये. इस वजह से पूछते पूछते ये सवाल. तो दिल आज ही प्रॉब्लम ऑन दिस. अब क्या है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, पहले तो ये समझते हैं. पहले जो हमारी स्लोप्स होती हैं, इट में बी आर्टिफिशियल ऑल्सो, इट में बी मैन मेड ऑल्सो. तो स्लोप में भी आर्टिफिशियल, स्लोप में भी मैन मेड. स्लोप में भी इन कटिंग ऑल्सो, स्लोप में भी इन एम्बैंकमेंट ऑल्सो. कटिंग में भी हो सकती है, एम्बैंकमेंट में भी हो सकती है. जैसे हाईवेज में होती है, रेलवेज में होती है, अर्दन डैम्स में होती है, टेम्परेरी एक्सकवेशन होती है, जो हमारा लैंड स्केपिंग होती है, ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पे आपको स्लोप मिल जाएगी. तो कहने का मतलब है आर्टिफिशियल भी होगी, नेचुरल भी होगी, कटिंग में भी हो सकती है और एम्बैंकमेंट में भी हो सकती है. अब अगर नेचुरल स्लोप्स की बात करें, हिल साइड स्लोप मिल जाएगी, वैलीज मिल जाएंगी, रिवर क्लिफ मिल जाएंगी. ये सारी कैसी हैं? ये हमारी नेचुरल स्लोप्स हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि स्लोप के अंदर देयर एग्जिस्ट एन इंटरनल फोर्स और देयर एग्जिस्ट एन इंटरनल टेंडेंसी फॉर दी स्लोप्स टू अज्यूम दी स्टेबल कन्फिग्रेशन. तो जितने भी केसेस मैंने ऊपर आपको बताए, वॉट एवर केसेस आई डिस्कस, इन स्लोप्स के अंदर इंटरनल टेंडेंसी रहेगी या इंटरनल इनहेरिटेंस रहेगी क्या करने की, एक स्टेबल कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने की. तो लेट अस सपोज ये हमारा स्लोप है, रेलवे का है, हाईवे का है, डैम की स्लोप है, नेचुरल वैली हो सकती है, क्लिफ हो सकती है. इसमें हमेशा टेंडेंसी रहेगी एक नेचुरल कन्फिग्रेशन को अटेन करने की. लेट अस सपोज ये इसकी नेचुरल कन्फिग्रेशन है, ये इसकी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन थी, और जो मैंने अभी ब्लू कलर से शेड करके बताया ये इसकी नेचुरल कन्फिग्रेशन है. तो ये हमेशा कोशिश करेगी क्या करने की, अपनी नेचुरल कन्फिग्रेशन को अटेन करने की. क्लियर है? अगर कोई टेंडेंसी है इस स्लोप में मूव करने की, इफ देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ दिस स्लोप टू मूव, if there is a tendency for this slope to move, we'll say it is a critical condition. हम बोलेंगे क्रिटिकल कंडीशन है. और अगर ये स्लोप मूव कर जाती है तो हम बोलेंगे इट इज लेड टू द फेलियर ऑफ द स्लोप. इसका मतलब स्लोप का फेलियर हो गया. तो अगर स्लोप में टेंडेंसी है मूवमेंट की तो हम बोलेंगे क्रिटिकल कंडीशन है. अगर ये मूव कर गई है इसका मतलब हम बोल देंगे स्लोप फेल कर गई, इट हैज लेड टू द फेलियर ऑफ द स्लोप. क्लियर है? तो अभी तक तो हमने बात करी स्लोप क्या होती है,
नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, एम्बैंकमेंट में भी हो सकती है, कटिंग में भी हो सकती है। इसमें हमेशा एक इनहेरेंट टेंडेंसी लगेगी। इनहेरेंट मतलब जैसे हम बोलते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे खानदानी प्रॉपर्टी, वैसे इनकी खानदानी प्रॉपर्टी है क्या करने की, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की। नाउ द पॉइंट इज, ये स्लोप को फेल कौन कराता है, क्या रीजन है इसके पीछे? देयर आर सेवरल फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फेलियर ऑफ द स्लोप। बहुत सारे रीजन है जो स्लोप के फेलियर के पीछे होते हैं। जैसे एग्जांपल, ग्रेविटी फोर्स है, सीपेज फोर्स है, अर्थक्वेक है, सडन ड्रॉ डाउन है वाटर टेबल का, इरोजन है, और एक्सकेवेशन है। So there are several forces which are responsible for the failure of the slopes. It may be gravity, means self weight, सीपेज पानी सीप कर रहा है, अर्थक्वेक हो सकता है, सडन वाइब्रेशंस आती हैं, सडन ड्रॉ डाउन होती है वाटर टेबल की, वाटर प्रेशर चेंज हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर चेंज हो जाएगी, अफेक्टिव स्ट्रेस चेंज हो जाएगी, सॉइल रोड कर गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन, विंड ब्लो करके ले गई उसे तो इरोजन हो गई सॉइल की, या आपने एक्सकवेशन कर दी स्लोप की। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, अगर शहरों में एक्सकवेशन हो रही होती है, आसपास वाले घरों में आपको क्रैक्स डेवलप होते हुए मिल जाएंगे, तो वैसे स्लोप में भी क्रैक्स डेवलप होते हुए मिल जाते हैं। तो एक्सकवेशन नियर दी स्लोप, क्लियर है चीज? तो ये बात समझ में आती है, इट कैन बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है जो एनालिसिस है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स की, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो जब भी हम स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के एनालिसिस करेंगे, ये हमेशा दो पार्ट में करेंगे, सो इट विल ऑलवेज बी कैरिड आउट इन टू पार्ट्स। अब कौन से दो पार्ट होते हैं जिसमें स्टेबिलिटी की जाती है? पहला एम क्या है हमारा? पहला एम है डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट सिवियरली स्ट्रेस्ड इंटरनल सरफेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस ऑन विच इट इज सब्जेक्टेड टू। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला चीज क्या करेंगे हम एनालिसिस में, ये पता करेंगे कि सबसे स्ट्रेस्ड इंटरनल सरफेस कौन सा है और उसके ऊपर मैग्नीट्यूड क्या है शेयरिंग स्ट्रेस का, क्लियर है? दूसरी चीज हम ये पता करेंगे उस सरफेस के अलोंग शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लेट सपोज ये हमारा स्लोप है, इस स्लोप के अंदर मेरा एम है पता करना सबसे स्ट्रेस्ड इंटरनल सरफेस कौन सी है। तो ये हमारी स्लोप है, दिस इज अवर स्लोप, स्लोप एंगल बना दो आई, दिस इज अवर स्लोप एंगल आई। तो मेरा एम है क्या पता करना? मेरा एम पता करना वो सरफेस जिसके अलोंग स्ट्रेस मैक्सिमम है और उस स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट स्ट्रेस, क्योंकि वो स्ट्रेस क्या करेगा, क्योंकि वो स्ट्रेस हमारी स्लोप को फेल कराएगा। दूसरा, मुझे इसके ऊपर क्या पता करना है, शेयर स्ट्रेंथ पता करनी है। तो एक तो मुझे पता करना है वो प्लेन या वो सरफेस जहां पर स्ट्रेस मैक्सिमम लग रहा है, तो ये वो प्लेन है जहां पर स्ट्रेस मैक्सिमम लग रहा है, क्या वैल्यू है स्ट्रेस की, टाउ। दूसरा, इस स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए उस प्लेन के ऊपर सॉइल की कितनी शेयर स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये दोनों चीजें मिलकर बताएंगी कि स्लोप हमारी स्टेबल है या नहीं है। दीज टू पैरामीटर्स विल गवर्न वेदर द स्लोप इज स्टेबल और नॉट, क्लियर चीज? तो ये दो बातें करते हैं हम एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के अंदर। अब हमारी स्लोप्स क्या दो तरह की होती है, एक है इनफाइनाइट स्लोप्स, दूसरी है फाइनाइट स्लोप्स। पीछे क्या बोल रहे थे, नेचुरल हो सकती है, आर्टिफिशियल हो सकती है, कटिंग में हो सकती है, एम्बैंकमेंट में हो सकती है। अब क्या बोल रहे हैं, स्लोप में भी इनफाइनाइट, स्लोप में भी फाइनाइट। अब एक एक करके दोनों स्लोप के एनालिसिस को कवर करते हैं। पहला उठाया इनफाइनाइट स्लोप्स। इनफाइनाइट स्लोप्स क्या होती है? इन जनरल अगर बताऊं, इन्फिनिटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, ये तो हम प्रैक्टिकली इनफाइनाइट बोल देते हैं उसे, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। If the slope represents the boundary of the infinite soil mass, if the slope represents the boundary of the infinite soil mass, अब soil में मैंने infinity पीछे बोला था slope को, पर टेक्निकली सॉइल मास कैसा है, सेमी इनफाइनाइट है। सॉइल मास सेमी इनफाइनाइट है मतलब एरिया उसकी इन्फिनिटी है पर डेप्थ उसकी फाइनाइट है। तो अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट स्लोप की, इनफाइनाइट स्लोप का एरिया तो क्या है, ये मैंने एरिया बना के दिखाया है इनफाइनाइट स्लोप का। तो इनफाइनाइट स्लोप का ये एरिया इनफाइनाइट है। ये पहली बार आप ये डायग्राम देख रहे हो 3D के अंदर, बाकी सारे डायग्राम 2D के अंदर होते हैं। मैंने ये 3D में बना के दिखाया आपको। तो कहने का मतलब है जो हमारी स्लोप है इसकी डेप्थ तो फाइनाइट है, इसकी डेप्थ फाइनाइट है पर इसका एरिया इनफाइनाइट है। तो ये एरिया एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटी को और डेप्थ इज नॉट इनफाइनाइट, या आप बोल सकते हो डेप्थ फाइनाइट है। तो डेप्थ फाइनाइट है, तो उसकी डेप्थ फाइनाइट होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट स्लोप बोल देते हैं। दिस इज ओनली टेक्निकली टर्म्ड एज इनफाइनाइट स्लोप। So the slope represents the boundary surface of semi-infinite soil mass, and the soil properties at all the identical depth below the surface are constant. It is termed as infinite slope. अगर मेरी slope represent करे बाउंड्री किसकी, इनफाइनाइट सॉइल मास की, दिख रही है बाउंड्री है इनफाइनाइट सॉइल मास की, और अगर आइडेंटिकल डेप्थ पे, और अगर आइडेंटिकल डेप्थ पे प्रॉपर्टी सेम है, तो मैंने आपको आइडेंटिकल डेप्थ निकाल के बताई, और अगर आइडेंटिकल डेप्थ पे प्रॉपर्टी सेम है, और अगर आइडेंटिकल डेप्थ पे प्रॉपर्टी सेम है,
इसको मैं इनफाइनाइट सॉइल मास बोल देता हूँ। तो ये जेड डेप्थ, 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 ये जेड डेप्थ। तो इन सारे पॉइंटों पे अगर आपको प्रॉपर्टी सेम मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लोप हमारी इनफाइनाइट स्लोप है। So the slope represents the boundary surface of semi-infinite soil mass, and the soil properties at all the identical depth are same below the surface. It will be termed as infinite slope. तो ये हमारी infinite slope होती है। नेक्स्ट, इनफाइनाइट स्लोप एग्जिस्ट करती नहीं है प्रैक्टिकली, अभी पीछे बताया। प्रैक्टिकली दे डोंट एग्जिस्ट। वो तो हमने बताया थ्योरी के अंदर इनफाइनाइट है, प्रैक्टिकली तो फाइनाइट ही है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब स्टेबिलिटी एनालिसिस कैसे करें। लेट सपोज ए बी हमारी क्या है, इनफाइनाइट स्लोप है। मैंने एक फेलियर सरफेस कंसीडर किया जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल स्लाइड। क्यों? इनफाइनाइट स्लोप का फेलियर ट्रांसलेशन की वजह से होता है, नहीं मूवमेंट की वजह से होता है। इनफाइनाइट स्लोप का फेलियर इस फेलियर सरफेस के मूवमेंट की वजह से होता है, क्योंकि ये फेलियर सरफेस मूव कर रहा होता है, ट्रांसलेट कर रहा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, ट्रांसलेशनल स्लाइड। क्योंकि ये फेलियर सरफेस हमारी मूव कर रही होती है, इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, ट्रांसलेशनल स्लाइड। इस बात को समझने के लिए मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया। टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इनफाइनाइट स्लोप्स मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया। कितनी डेप्थ पे, जेड डेप्थ पे, फेलियर सरफेस जेड डेप्थ पे। ये एलिमेंट कंसीडर किया, इसकी जो साइज है वो बी है, ये लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज बी। स्लोप की जो विड्थ है बोर्ड के अंदर वो 1 यूनिट है। तो जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ वो कितना होगा, अगर इसकी लेंथ बी है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस आई। तो ये जो मेरा सॉइल एलिमेंट है इसका वेट मैं निकाल सकता हूँ। आई कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ दिस सॉइल एलिमेंट। वेट कैसे निकालूंगा, वेट विल बी यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालूं, इसका एरिया, एरिया ऑफ दिस ज्योमेट्री। एरिया ऑफ दिस ज्योमेट्री क्या बन गया ये हमारा, अगर मैं इस ज्योमेट्री को देखूं पैरेललोपाइप्ड, एरिया क्या है इसका, z इंटू बी कॉस आई। और हमारे स्लोप की विड्थ कितनी है बोर्ड के अंदर, 1 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ये वॉल्यूम आ गया। तो वेट कितना आया इस एलिमेंट का, गामा जेड बी कॉस आई। तो वेट आ गया इस एलिमेंट का गामा जेड बी कॉस आई। अगर मुझे वेट मिल गया इस सॉइल एलिमेंट का तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, वर्टिकल स्ट्रेस भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूं वर्टिकल स्ट्रेस, तो मैं बोलूंगा वर्टिकल स्ट्रेस ऑन द फेलियर प्लेन विल बी इक्वल टू वेट डिवाइड बाय एरिया। एरिया क्या होगा मेरा, एरिया होगा बी इंटू वन। तो इट विल बी इक्वल टू गामा जेड बी कॉस आई डिवाइड बाय बी इंटू वन। ये मेरा वर्टिकल स्ट्रेस आया है। तो जो मेरा फेलियर सरफेस में उस पर मैंने वर्टिकल स्ट्रेस कंप्यूट कर लिया सिग्मा जेड, जिसकी वैल्यू क्या आई, जिसकी वैल्यू आई गामा जेड कॉस आई। तो ये हमारा वर्टिकल स्ट्रेस आ गया। अब वर्टिकल स्ट्रेस को दो कंपोनेंट में आप ब्रेक कर सकते हो, एक नॉर्मल टू दी फेलियर सरफेस, एक ट्रांसफर्स टू दी फेलियर सरफेस। और जो ट्रांसफर्स कंपोनेंट है इसको मैं बोलूंगा शेयर स्ट्रेस, बिकॉज दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द सरफेस। यही ट्रांसलेशन कराएगा। और पीछे आपको बताया था कि स्लोप की एनालिसिस में हमारा एम क्या होता है, हमारे फेलियर सरफेस के ऊपर क्या पता करना, स्ट्रेस को पता करना। हमारे फेलियर सरफेस के ऊपर किसको पता करना, स्ट्रेस को पता करना, तो निकाल लेंगे। तो जो मेरी शेयर स्ट्रेस होगी फेलियर सरफेस के ऊपर, इट विल बी सिग्मा जेड इनटू व्हाट, इट विल बी सिग्मा जेड इक्वल्स टू व्हाट। तो वर्टिकल स्ट्रेस तो निकाल लिया आपने, अब मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना है, इनटू साइन आई। तो ये साइन कंपोनेंट आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू गामा जेड कॉस आई इनटू साइन आई। तो मैंने क्या किया, एक फेलियर सरफेस कंसीडर किया, जेड डेप्थ नीचे है, इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस निकाल लिया। तो मैंने शेयर स्ट्रेस की कैलकुलेशन कर ली, दिस इज द शेयर स्ट्रेस ऑन दिस। क्लियर है चीज। अब मुझे बात करनी है स्टेबिलिटी की, तो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकता हूँ। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, रेजिस्टिंग फोर्स जो शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल की, और डिफॉर्मिंग फोर्स जो शेयर स्ट्रेस है जो हमने पीछे कैलकुलेट कर रखा है, विच आई हैव कंप्यूटेड। तो ये शेयर स्ट्रेस हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है, और जो शेयर स्ट्रेंथ है वो हमारी रेजिस्टिंग फोर्स है, दैट इज अवर रेजिस्टिंग फोर्स। तो पहले तो मैंने बेसिक एनालिसिस करके दी आपको स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप्स की। दिस इज द बेसिक एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप्स। क्लियर है पूरी कहानी। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर से किसी के लिए। Any of the point to be referred from this?
नोट कीजिए फटाफट। चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं अलग अलग केसेस की स्टेबिलिटी की। नाउ विल टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट केसेस। अब क्या है स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट केसेस? इफ यू एनालाइज दिस, पहला केस लिया कोहेजनलेस सॉइल। सो इफ आई रेफर द फर्स्ट केस, कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल में कोहेजन कितना है? 0 है। तो अगर मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालनी है, पहले तो मैं खुद की लिख लेता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। शेयर स्ट्रेंथ बाय शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी? सी प्लस सिग्मा 10 फाई। तो शेयर स्ट्रेस क्या होगी हमारी? अरे क्या हुआ? हम्म, तो ये होगी सी प्लस सिग्मा 10 फाई अपॉन शेयर स्ट्रेस, और शेयर स्ट्रेस अभी पीछे निकाल के आए हैं। शेयर स्ट्रेस है गामा जेड कॉस आई साइन आई, ठीक है, डाल देंगे ये शेयर स्ट्रेस। पहले नॉर्मल स्ट्रेस पुट करते हैं, कोहेजन 0 है हमारा। नॉर्मल स्ट्रेस भी पीछे निकाल सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी? नॉर्मल होगी सिग्मा जेड कॉस आई। सिग्मा जेड कॉस आई बोले तो गामा जेड कॉस स्क्वायर आई। तो गामा जेड कॉस स्क्वायर आई सब्सटीट्यूट करी वैल्यू, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आ रहा है गामा जेड कॉस स्क्वायर आई इंटू 10 फाई अपॉन गामा जेड कॉस आई साइन आई अपॉन गामा जेड कॉस आई साइन आई। तो गामा जेड कैंसल आउट हुआ, कॉस आई कैंसल आउट हुआ, क्या बच गया? 10 फाई बाय 10 आई। सो 10 फाई बाय 10 आई। तो ये हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आ गई। दिस इज अवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। So factor of safety comes out to be how much? Factor of safety comes out to be 10 5 by 10 आई। ये हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। किस में मिलेगी आपको? ड्राई और मॉइस्ट सेल के अंदर। तो हमारी सॉइल ड्राई है या मॉइस्ट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आई 10 5 बाय 10 आई। उसी तरीके से अगर मेरी सबमर्ज्ड स्लोप है, मेरे को वापस फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालनी है। अगर मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालनी है, ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी? भैया इट इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेंथ बाय शेयर स्ट्रेस। अभी भी शेयर स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? गामा सबमर्ज्ड हो जाएगी। गामा सबमर्ज्ड जेड कॉस स्क्वायर आई 10 फाई, ये नॉर्मल है। नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय गामा समझ जेड कॉस आई साइन आई। तो सेम चीज निकल के आ गई। गामा जेड समझ गामा जेड समझ कैंसिल आउट हो गया, कॉस आई कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? 10 फाइव बाय 10 आई। क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि इनफाइनाइट स्लोप में अगर आपकी ड्राई या मॉइस्ट स्लोप हो या सबमर्ज्ड स्लोप हो, दोनों केस के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या निकल के आती है? सेम निकल के आती है। सो आइदर ऑफ द केस फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम्स आउट टू बी सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अंदर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम्स आउट टू बी सेम, देयर इज नो चेंज इन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव व्हिच कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलें आगे। चलिए कंटिन्यू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अगर हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज़्यादा हुई तो स्लोप विल बी स्टेबल। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम हुई, ऑब्वियस सी बात है, स्लोप विल बी अनस्टेबल। अगर हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी एग्जैक्टली 1 है तो हम बोलेंगे स्लोप इज न्यूट्रल। तो स्लोप न्यूट्रल है हमारी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के मैग्नीट्यूड के बिहाफ पे आप ये बोल सकते हो स्लोप स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी या न्यूट्रल होगी। क्लियर है? इन लिमिटिंग केस ऑफ स्टेबिलिटी द एंगल ऑफ स्लोप में ऑल्सो भी टर्म्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। तो ये टर्म भी बहुत बार यूज होता है। इन लिमिटिंग केस ऑफ स्टेबिलिटी, यानी जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी 1 है, आप एंगल ऑफ स्लोप को क्या बोल सकते हो? एंगल ऑफ रिपोज भी बोल सकते हो। यू मे ऑल्सो टर्म्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी?
चले आगे, शैल वी कंटिन्यू, आगे बढ़ते, चलिए, सो विल कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया, वट एवर आई हैव डिस्कस नाउ, इसी चीज को जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट ग्राफिकली। तो जो बातें अभी मैंने आपको मैथमेटिकली बताई, इसको हम ग्राफिकली भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हाउ कैन बी रिपोर्टेड ग्राफिकली, जरा चेक करो। मैंने कर्व बनाया, स्ट्रेस कौन सा है, शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। तो दो स्ट्रेस कर्व बना रखे, एक मेरा शेयर स्ट्रेस है, दूसरा मेरा नॉर्मल स्ट्रेस है। क्लियर है? शेयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस में सबसे पहले तो मैंने क्या प्लॉट किया, मोहर कूलॉम स्ट्रेंथ एनवेलप को प्लॉट किया फॉर कोहेजनलेस सॉइल। तो सी की वैल्यू 0 कैसे निकल के आएगी, स्ट्रेट लाइन निकल के आती है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो स्ट्रेट लाइन है जो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अब जरा चेक करते हैं, दी स्लोप इज टर्म्ड एज व्हाट, मोहर कूलॉम स्ट्रेंथ एनवेलप की जो स्लोप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज फाई। अब अगर मेरी स्लोप फाई से कम है, तो पहला केस उठाया आई फाई से कम। अगर आई फाई से कम है, जरा चेक करना फॉर एनी वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस की मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, स्ट्रेंथ एनवेलप के ऊपर मुझे क्या मिलेगी, शेयर स्ट्रेंथ मिलेगी, और जो मेरे स्लोप वाला कर्व है इस पे मुझे शेयर स्ट्रेस मिलेगी। दिस इज शेयर स्ट्रेंथ, दिस इज शेयर स्ट्रेस। इट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस इज लेस देन शेयर स्ट्रेंथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ आई इज लेस देन फाई, फॉर एनी वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस मुझे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू शेयर स्ट्रेंथ से कम मिलेगी। अगर शेयर स्ट्रेस जो डिफॉर्मिंग फोर्स है शेयर स्ट्रेंथ से कम आ जाए, इसका मतलब कैसी स्लोप हो गई, इसका मतलब स्लोप हो गई स्टेबल। तो स्टेबल स्लोप। उसी तरीके से अगर आई की वैल्यू 5 से ज्यादा है, दूसरा उठाया, अगर आई की वैल्यू 5 से ज्यादा फॉर एनी वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, अब चेक करो, अब अगर मैं शेयर स्ट्रेस निकालता हूं, ये शेयर स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो अगर मेरी शेयर स्ट्रेस ज्यादा है शेयर स्ट्रेंथ से, इट विल सिग्निफाई व्हाट, अनस्टेबल स्लोप। ये सिग्निफाई कर देगा अनस्टेबल स्लोप। क्लियर है चीज? तो इसका मतलब पीछे जो आपको बात बताई वो हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, वो हम ग्राफिकली भी रिपोर्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी रिपोर्टेड ग्राफिकली ऑल्सो। तो पीछे मैथमेटिकली बताया था, अब आपको ग्राफिकली बता दिया। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो मेरे हिसाब से ये समझना ज्यादा आसान पड़ता है, इट इज कंपैरेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड देन इन मैथमेटिकल टर्म्स। मैथमेटिकल टर्म्स के कंपैरिजन में आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। चलो, तो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे सवाल आ गया, चलो देखो। फॉर टू इनफाइनाइट स्लोप्स, दो है, वन इन ड्राई कंडीशन अदर इन सबमर्ज कंडीशन, in a sand deposited having an angle of shearing resistance 30 and factor of safety was determined as 1.5 for both the slopes. The slope angle would be, the slope angle would be, तो निकाल सकते हैं भैया। देखो, अब पहली बात तो इनफाइनाइट स्लोप्स हैं, एक ड्राई कंडीशन और एक सबमर्ज कंडीशन है, तो पता है दोनों के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम आती है। तो जरा देख लो, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको क्या वैल्यू सेम निकल के आ रही है, स्लोप एंगल सेम निकल के आ रहा है, क्योंकि दोनों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम है, 10 फाई बाय 10 आई वुड बी सेम इन बोथ द केसेस। इसका मतलब 10 आई की वैल्यू कितनी होगी, बिना कैलकुलेशन के आंसर आ गया, 10 फाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी आई क्या हो गया हमारा, आई हो गया 10 इनवर्स 10 फाई बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये हमारी आई की वैल्यू हो गई, दिस इज अवर वैल्यू ऑफ आई। इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यू सेम निकल के आनी चाहिए। दोनों वैल्यू कितनी है, 21.05 डिग्री, 21.05 डिग्री। बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो, विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन कमेंट। नेक्स्ट, इनफाइनाइट स्लोप ही चल रहा है, बट स्लोप इज सब्जेक्टेड टू स्टडी सीपेज एंड वाटर टेबल इज एट अ डेप्थ h अबव द क्रिटिकल सेक्शन। वाटर टेबल h डेप्थ ऊपर है क्रिटिकल सेक्शन के। अब ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और एक सवाल इसके ऊपर जरूर मिलेगा आपको, एक सवाल इसके ऊपर जरूर मिलेगा, हर बार आता है इसमें। If the slope is subjected to steady seepage and water table is at a depth of h above the critical surface, इस सिचुएशन के अंदर पीछे वाले सारे फोर्सेस तो हैं ही, पर अब होता क्या है यहाँ पे, here pore water pressure normal to the critical surface also acts in upward direction।
तो यहाँ पे मैंने पोर वाटर प्रेशर नॉर्मल टू द क्रिटिकल सरफेस ऑल्सो एक्ट इन द अपर डायरेक्शन हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ हाउ मच, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ गामा डब्ल्यू एच कॉस स्क्वायर आई। अब ये मैग्नीट्यूड आपको हर जगह स्टैंडर्ड लिखा हुआ मिलेगा। मैंने इसको प्लस क्लासेस में और आपकी जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ली हुई है उसमें प्रूव भी करके दिखा रखा है कि ये गामा डब्ल्यू एच कॉस स्क्वायर आई कैसे आता है। पर अभी के लिए क्योंकि मैराथन सेशन है, it is more than sufficient to know when the seepage is taking place parallel to the surface and water table is at a depth of h above critical section। तो इस केस में पोर वाटर प्रेशर भी आएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा गामा डब्ल्यू एच कॉस स्क्वायर आई। अगर ये सिचुएशन है तो मैं वापस कैलकुलेशन करूंगा। वापस कैलकुलेशन कैसे करूंगा, मुझे वेट निकालना है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था पीछे भी वर्टिकल स्ट्रेस निकालने के लिए। तो वेट की वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाले रीजन में ड्राई, तो ऊपर वाले रीजन में ड्राई गामा जेड माइनस एच, प्लस नीचे वाले रीजन में गामा सैचुरेटेड, सो गामा सैचुरेटेड इनटू एच। ये तो क्या निकल के आ गया, ये मेरा आ गया यूनिट वेट z हाइट से मल्टीप्लाई किया इनटू b कॉस आई इनटू 1। ये क्या निकल के आया, मेरा वेट निकल के आया। b कॉस आई इसकी विड्थ है, 1 इसकी लेंथ है बोर्ड के अंदर। अगर मुझे वर्टिकल प्रेशर निकालना है, वेट डिवाइड बाय एरिया, वेट डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना था b इंटू 1 था, तो हम लिखेंगे गामा इंटू जेड माइनस एच प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू एच इंटू कॉस आई। अब आप जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है उसको गामा एवरेज भी बोल सकते हो, ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है उसको एवरेज यूनिट वेट भी बोल सकते हो। तो एक तरीका ये है लिखने का, और दूसरा तरीका क्या है, व्हाट द सेकंड मेथड टू राइट दिस, मैं एवरेज यूनिट वेट ले लूं पूरे सेक्शन की, सो आई कैन से गामा एवरेज पूरे सेक्शन की इंटू जेड इंटू कॉस आई, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो मैं एवरेज यूनिट वेट कैसे निकालूंगा, इस पूरे सेक्शन का एवरेज यूनिट वेट, ऊपर वाले सेक्शन का यूनिट वेट गामा बल्क जेड माइनस एच, नीचे वाले सेक्शन का यूनिट वेट गामा सैचुरेटेड डिवाइड बाय जेड, तो गामा सैचुरेटेड इंटू एच डिवाइड बाय जेड, आप ऐसे लिख दो, एक ही बात है। सो इट इज वन एंड द सेम थिंग, जैसे समझना है वैसे समझ लो। सो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन राइट लाइक दिस। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, एवरेज यूनिट वेट आ गई। वर्टिकल प्रेशर आ गया, तो आप बोल सकते हो नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा जेड इंटू कॉस आई, यानी आप बोल सकते हो गामा एवरेज जेड कॉस स्क्वायर आई। उसी तरीके से शेयर स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा जेड साइन आई, सिग्मा जेड साइन आई। क्लियर है चीज। पर आपको अब ध्यान रखना है कि इस बार गामा एवरेज के साथ क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये मैंने टोटल स्ट्रेस लिखी है, ध्यान रखना है इस चीज का, दिस इज द टोटल स्ट्रेस विच इज रिटन साइन आई, तो दिस इज इक्वल टू गामा एवरेज जेड कॉस आई साइन आई, दोनों चीजें लिख दी। अब अगर मैं क्या कैलकुलेट करूं, इफ आई कैलकुलेट दी अफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, ये तो टोटल थी, अफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस निकालूं तो ये किसके बराबर होगा, सिग्मा जेड कॉस आई माइनस पोर वाटर प्रेशर। क्योंकि पोर वाटर प्रेशर कैसा लग रहा था, नॉर्मल टू दी सरफेस, पोर वाटर प्रेशर है हमारा गामा डब्ल्यू एच कॉस स्क्वायर आई। तो ये चीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ जाती है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। क्लियर है पूरी कहानी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं क्या निकल के आ रहा है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये है गामा एवरेज जेड कॉस स्क्वायर आई, ये है गामा एच कॉस आई, सो गामा एच कॉस आई, सॉरी गामा एच कॉस स्क्वायर आई, और ये भी है गामा जेड कॉस स्क्वायर आई, कॉमन क्या बना, कॉस स्क्वायर आई कॉमन बना, कॉस स्क्वायर आई कॉमन बना, ये बाहर निकाल लिया, सो कॉस स्क्वायर आई कॉमन बना, और क्या कॉमन बना, इज एनीथिंग एल्स कॉमन, और तो मुझे कुछ कॉमन लग नहीं रहा, बस कॉस स्क्वायर आई कॉमन लग रहा है, तो कॉस स्क्वायर आई कॉमन लगा, ब्रैकेट में है गामा एवरेज जेड माइनस गामा डब्ल्यू एच। लो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये मेरी अफेक्टिव स्ट्रेस है। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बता दी, क्योंकि अगली स्लाइड पे कैलकुलेशन जरूरी है नहीं हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी, कैलकुलेशन इज अवेलेबल। अब मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखना है, कैसे लिखूंगा, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, सी प्लस सिग्मा डैश 10 फाइव, सिग्मा डैश कितना है, अफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, अफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू लिखी, देखा ये पीछे निकाला अफेक्टिव नॉर्मल कॉस स्क्वायर आई, तो ये रहा कॉस स्क्वायर आई, गामा एवरेज जेड माइनस गामा डब्ल्यू एच 10 आई, ये सॉरी 10 फाइव, तो 10 फाइव लिखा हुआ है, डिवाइड बाय क्या, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, कहाँ है शेयर स्ट्रेस हमारा, लिखा था ना, ये रहा गामा एवरेज जेड
गामा एवरेज जेड कॉस आई साइन आई, तो कॉस आई कैंसिल आउट हुआ, गामा डब्ल्यू एवरेज जेड अंदर गया, 1 - गामा डब्ल्यू बाय गामा एवरेज एच बाय जेड, टेन फाइव बाय टेन आई। ये हमारी क्या निकल के आ गई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आ गई। जरा चेक करो इस एक्सप्रेशन को। और हमारा पीछे ड्राई और सबमर्ज्ड केस वाले में क्या था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टेन फाइव बाय टेन आई। तो अगर मैं इन दोनों केसेस को कंपेयर करूं, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिड्यूस हो गई, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या करेगी, वन से छोटी निकल के आएगी। इसका मतलब इस सीपेज इज टेकिंग प्लेस पैरेलल टू द स्लोप। अगर सीपेज हो रही है पैरेलल टू द स्लोप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वाटर टेबल लेवल। जैसे जैसे ये एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये पूरा फैक्टर कम होता जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिड्यूस हो जाएगी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब एच मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाए। और एच मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जेड। यानी वाटर टेबल राइज करके कहां पर आ जाए, चेक करो डायग्राम। यानी वाटर टेबल एच से राइज करके कहां पर आ जाए, जेड पे आ जाए, यानी ग्राउंड लेवल पे आ जाए। ये मेरा क्रिटिकल केस बन जाएगा। तो अगर मेरा एच राइज करके जेड पे आ जाए, ये कैंसल आउट हुआ। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं ये बोल सकता हूँ मेरा गामा एवरेज क्या बन जाएगा, गामा सैचुरेटेड बन जाएगा। अगर ये गामा सैचुरेटेड बन जाएगा तो आप क्या बोल सकते हो, अरे सॉरी, अगर आप ये गामा सैचुरेटेड बन जाएगा तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, इसका मतलब क्या बना, गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज्ड डिवाइड बाय गामा सैचुरेटेड अप्रोक्सीमेटली क्या होती है वैल्यू, हाफ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाफ ऑफ टेन फाइव बाय टेन आई हो जाएगी। और ये टेन फाइव बाय टेन आई क्या थी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर ड्राई और सबमर्ज्ड केस। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया आपका कि if seepage is taking place parallel to the failure plane and the water table is at the ground level, if seepage is taking place parallel to the uh, failure plane and water table is at the ground level, in that case the factor of safety reduces to half. Half in comparison to what, half in comparison to the dry case, or half in comparison to dry case, और half in comparison to submerged case। इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको अब कितनी रखनी पड़ेगी हमेशा, इसका मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको हमेशा रखनी पड़ेगी दो या दो से ज्यादा। क्योंकि हो सकता है सॉइल अभी ड्राई हो, अभी सबमर्ज्ड हो, उसमें सीपेज नहीं हो रही है। हो सकता है सॉइल अभी ड्राई हो, अभी सबमर्ज्ड हो, उसमें सीपेज नहीं हो रही है, इन दैट दी सीपेज इज नॉट टेकिंग प्लेस। पर ऐसा तो हो सकता है कि फ्यूचर में सीपेज हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है कि फ्यूचर में सीपेज हो जाए। और अगर फ्यूचर में सीपेज हो जाएगी, इट मीन्स व्हाट, अगर फ्यूचर में सीपेज हो जाएगी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ड्रास्टिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए। नोट कीजिए फटाफट से। नोटेड क्विकली। जल्दी जल्दी करिए।
जल्दी करो, आगे बढ़े फिर। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, तो ये तो हमारे फाइनाइट स्लोप्स खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट स्लोप्स की। नाउ बी टॉकिंग अबाउट द इनफाइनाइट स्लोप्स, सॉरी, नाउ बी टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट स्लोप्स इन कोहेसिव सॉइल। अभी तक हम बात कर रहे थे कोहेजनलेस सॉइल के अंदर। तो कोहेजनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल में फर्क क्या है? इन कोहेजनलेस सॉइल एंड कोहेसिव सॉइल द ओनली डिफरेंस लाइज इन कोहेजन। तो C5 सॉइल्स हैं, कोहेजन भी आ जाएगा। पिछले वाले केस में क्या था? कोहेजन नहीं था। इन द प्रीवियस केस देयर वाज नो कोहेजन। इस बात को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फेलियर एनवलप, ग्राफिकली। जैसे पीछे समझा था वैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस लाइक दिस। इस प्रोसेस को अगर समझे, यहीं से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फ्रॉम हेयर ओनली द इंटायर पिक्चर कैन बी क्लियर्ड। यहाँ से पूरी पिक्चर कैसे क्लियर कर सकते हैं? हाउ द इंटायर पिक्चर कैन बी क्लियर्ड फ्रॉम हेयर? जरा इसको एनालाइज करते हैं। इफ यू ट्राई टू एनालाइज दिस, चेक करो। पहले तो मैंने क्या बनाया? पहले तो मैंने मोर कूलॉम फेलियर स्ट्रेंथ एनवलप बनाया। पहले तो मैंने मोर कूलॉम फेलियर स्ट्रेंथ एनवलप को बनाया। इस बार कोहेजन भी आ जाएगा इसके अंदर। इन दिस केस द कोहेजन विल आल्सो कम इनटू द पिक्चर। तो इस केस में ठीक है, कोहेजन को डाल दिया। सो हियर कोहेजन इज इंक्लूडेड। तो जब मैंने कोहेजन को इंक्लूड किया, सो व्हेन कोहेजन इज इंक्लूडेड इन दिस केस, इस बार जब मैंने कोहेजन को इंक्लूड किया, अब जब मैंने आई की वैल्यू 5 से कम रखी, इफ आई इज लेस देन 5, जैसे पीछे आई की वैल्यू 5 से कम रखी थी, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, कंसिडर करके देख लो कोई सा भी, आई की वैल्यू 5 से क्या है? कम है। मैंने कोई सा भी नॉर्मल स्ट्रेस लिया, कोई से भी नॉर्मल स्ट्रेस के लिए शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू शेयर स्ट्रेस से ज्यादा। सो वी कैन से इफ आई इज लेस देन 5 फॉर ऑल सिग्मा, जो मेरी शेयर स्ट्रेस है वो शेयर स्ट्रेंथ से क्या है? कम है। इसका मतलब हमेशा क्या रहेगी? स्टेबल स्लोप रहेगी। तो ये क्या कहानी है? स्टेबल स्लोप की। इसका मतलब स्लोप हमेशा क्या है? स्टेबल है। स्लोप इज ऑलवेज स्टेबल। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। अगर आई की वैल्यू 5 से ज्यादा है, जरा चेक करना, अगर आई की वैल्यू 5 से ज्यादा है, देयर आर सर्टन वैल्यूज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। मेरे पास फिर से कुछ वैल्यूज हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस की। मेरे पास फिर से वैल्यूज हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस की, जिनके लिए अभी भी शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेंथ से कम है। तो इसका मतलब आई कैन से फॉर सम नॉर्मल स्ट्रेसेस, जरा चेक करना, फॉर सम नॉर्मल स्ट्रेसेस, कुछ नॉर्मल स्ट्रेस हैं जिसमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू शेयर स्ट्रेंथ से कम है, यानी स्लोप अभी भी क्या है? स्टेबल है। तो जरा डिफरेंस देखना, पीछे कोहेजनलेस सॉइल में अगर आई की वैल्यू 5 से ज्यादा हो जाए तो स्लोप हमारी अनस्टेबल। आई की वैल्यू 5 से ज्यादा तो स्लोप हमारी अनस्टेबल। पर अब आई की वैल्यू 5 से ज्यादा है, फॉर सम वैल्यू ऑफ सिग्मा स्लोप हमारी स्टेबल है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोहेसिव सॉइल के पास कोहेजन भी है। क्योंकि कोहेसिव सॉइल के पास क्या प्रेजेंट है? कोहेजन भी प्रेजेंट है। और इस वजह से भले ही आई की वैल्यू 5 से ज्यादा हो रही है, देयर आर सर्टन वैल्यूज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस जिसमें स्लोप स्टेबल रहेगी। पर अगर आई की वैल्यू 5 से ज्यादा है, और अगर मैं एक पर्टिकुलर क्रिटिकल स्टेट से आगे चला जाऊं, यानी एक पर्टिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस से आगे चला जाऊं, अब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस की वैल्यू शेयर स्ट्रेंथ से ज्यादा निकल के आ रही है। इसका मतलब अब मेरी स्लोप क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। नाउ द स्लोप विल बी अनस्टेबल। तो वी कैन से एंड फॉर सम, एंड फॉर सम कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, एंड फॉर सम सिग्मा शेयर इज मोर देन शेयर स्ट्रेंथ। इसका मतलब स्लोप कैसी है मेरी? स्लोप मेरी अनस्टेबल है। इट मींस द स्लोप इज अनस्टेबल। क्लियर है?
तो ऐसा क्यों मिला? ऐसा इसलिए मिला कि अब सॉइल के पास क्या है, अब सॉइल के पास क्या आ गया है, अब सॉइल के पास कोहेजन आ गई है, तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ पिछले वाले से ज़्यादा है, इट्स शेयर स्ट्रेंथ इज कंपैरेटिवली मोर। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना हो कोई पॉइंट इसमें से अब? Any of the want to be repeated on this for anyone? नोट कीजिए फटाफट फिर आगे चले। नोट इट, विल मूव फॉरवर्ड, फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करूं, इफ आई डू द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ दिस, आई से फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू व्हाट, अलग से लिख देता हूं पहले, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेंथ बाय शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी मेरी, सी प्लस सिग्मा टेन फाइव अपॉन शेयर स्ट्रेस। सो सी प्लस सिग्मा टेन फाइव अपॉन शेयर स्ट्रेस, वैल्यू पुट कर दो, सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई टेन फाइव अपॉन गामा जेड कॉस आई साइन आई। ब्रेक कर दिया इसको कंपोनेंट में, पहला कंपोनेंट ये निकाल लिया, सी अपॉन गामा जेड कॉस आई साइन आई, प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या निकाल लिया, टेन फाइव बाई टेन आई। द सेकंड ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू टेन फाइव बाई टेन आई। ये मेरा दूसरा कंपोनेंट निकल के आ गया। तो दोनों कंपोनेंट एनालाइज कर सकते हो, यू कैन एनालाइज बोथ द कंपोनेंट्स। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पीछे हमने बोला था अगर इनफाइनाइट स्लोप है और कोहेसिव सॉइल है फॉर अ पर्टिकुलर डेप्थ नोन एज क्रिटिकल डेप्थ, भले ही आई की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, स्लोप मेरी स्टेबल है। कैसे निकालूं? फॉर क्रिटिकल डेप्थ जेड की वैल्यू आप एच सी डाल दो और फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन पुट कर दो, पुट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू वन। तो अगर मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मैंने वन पुट कर दिया और इसको लिखा सी बाय गामा एच क्रिटिकल, सी बाय गामा एच क्रिटिकल कॉस आई साइन आई, गामा एच क्रिटिकल कॉस आई साइन आई प्लस टेन फाइव बाय टेन आई, तो प्लस टेन फाइव बाय टेन आई। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्रिटिकल डेप्थ निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इफ आई सॉल्व दिस, क्रिटिकल डेप्थ इज गिवन बाय व्हाट, सी बाय गामा टेन आई माइनस टेन फाइव इंटू कॉस स्क्वायर आई। तो ये हमारी क्रिटिकल डेप्थ है। तो भले ही आई की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, इवन इफ आई इज मोर देन 5, अगर मेरी कोहेजनलेस सॉइल होती तो स्लोप हो जाती अनस्टेबल। पर यहाँ पर अगर आई 5 से ज़्यादा है तब भी इस डेप्थ के लिए मेरी स्लोप क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, इट विल रिमेन स्टेबल। अब यहाँ पर एक जानकारी और दे देता हूँ यार, वन मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू यू। यहाँ पे जो सी अपॉन गामा एच सी बना है, ये एक डायमेंशनलेस नंबर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टेलर स्टेबिलिटी नंबर। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा, आई डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट लेटर ऑन। पर अभी के लिए यहाँ पे मैंने इसको एक डायमेंशनलेस नंबर से रिपोर्ट कर दिया, विच इज टर्म्ड एज सी अपॉन गामा एच सी। क्लियर है चीज? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए?
नोट कीजिए इसे फटाफट। शैल वी कंटिन्यू? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल आ गया, सवाल को देख लेते हैं। With respect to C5 soil in infinite slope, identify if the following two statements are true and false. C5 soil है. The stable slope angle can be greater than phi. The stable slope angle can be greater than phi. बिल्कुल सही बात है. स्टेबल स्लोप एंगल फाई से ज़्यादा हो सकता है, और कोइजनलेस सॉइल होती तो ये बात वैलिड नहीं होती. द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्लोप डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द सॉइल इन द स्लोप. द फैक्टर ऑफ सेफ्टी डज नॉट डिपेंड करती है हाइट के ऊपर. ये देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंडेंट है, सो डिपेंड्स अपॉन दी हाइट ऑफ द स्लोप. तो C5 सॉइल के लिए तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है. क्लियर है पूरी कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ केस. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ केस मेरी इनफाइनाइट स्लोप है. स्टडी सी पे जो हो रही है अलॉन्ग दी स्लोप. सेम वही कहानी. नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा? इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालोगे? गामा एवरेज जेड माइनस पोर वाटर प्रेशर, गामा डब्ल्यू एच कॉस स्क्वायर आई. शेयर में इस पोर वाटर प्रेशर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर कैसे लग रहा था? नॉर्मल टू दी फेलियर सरफेस. पोर वाटर प्रेशर कैसे लग रही थी? नॉर्मल टू दी फेलियर सरफेस. सेम वैसे लगा दी. गामा एवरेज की वैल्यू पता है हमें. ऊपर वाले पोर्शन में गामा बल्क, नीचे वाले पोर्शन में गामा सबमर्ज्ड. फिर से हम क्रिटिकल हाइट निकाल सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 पुट करके. आई कैन कैलकुलेट द क्रिटिकल हाइट बाय पुटिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 1. तो ये भी एक तरीका है इसको एनालाइज करने का. दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड टू एनालाइज दिस. क्लियर है? तो बस किया क्या, पोर वाटर प्रेशर जोड़ दिया. अब तो कोई नई चीज नहीं आएगी, सारी जगह यही चलता रहेगा. नथिंग न्यू विल बी इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन. फिर से एक प्रॉब्लम आए, करके देखते हैं. An infinite slope is to be constructed in a soil. The effective strength parameters of a soil are C की वैल्यू दे रखी है, phi की वैल्यू दे रखी है. The saturated unit weight of the slope is 20 kilonewton per meter cube. ठीक है. And the unit weight of the water is 10 kilonewton per meter cube. Assuming that the seepage is occurring parallel to the slope, the maximum slope angle for a factor of safety 1.5 would be. देखो सवाल में C 0 है, सिर्फ phi इन्वॉल्व है. सीपेज हो रही है पैरेलल टू दी स्लोप और मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है इसने. बोल रहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता दो क्या होगा. सीपेज कितने डेप्थ पे नहीं कितने डेप्थ पे हो रही है नहीं बताया हुआ, यानी हम कहाँ लेंगे? सरफेस पे ले लेंगे. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो उसमें क्या हो जाती है? हाफ 10 phi/10 i. दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो वैल्यू पुट करेंगे 1.5. दिस इज इक्वल टू हाफ 1030 डिग्री अपॉन 10 i. इसको सॉल्व कर लूंगा तो आई निकल के आ जाएगा. सो आई विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स. I will be equal to tan inverse. I will be equal to tan inverse 1 by 3. I will be equal to tan inverse 1 by 3 tan 30 डिग्री. तो सिंप्लीफाई करके निकाल लो, ये हमारा आई आ गया. दिस इज आई. जो भी रिजल्ट निकल के आता है ये सॉल्यूशन है आपका. दिस इज सॉल्यूशन. तो मेरे हिसाब से सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. नेक्स्ट क्या? इफ द स्लोप इज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट बाउंडिंग बाय. अच्छा ये तो मेरे को लगा सवाल है, खत्म. अब आ जाते हैं हम फाइनाइट स्लोप के अंदर. तो पीछे हम बात कर रहे थे इनफाइनाइट स्लोप की, अब हम बात करेंगे फाइनाइट स्लोप की. और फाइनाइट स्लोप क्या होता है? इफ द स्लोप इज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट. पीछे कैसे थी? इनफाइनाइट एक्सटेंट की. अब कैसी है? फाइनाइट एक्सटेंट की. सो द स्लोप इज ऑफ फाइनाइट एक्सटेंट बाउंडेड बाय टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस, देन इट इज टर्म्ड एज फाइनाइट स्लोप. तो पिछले वाले केस में क्या था? इनफाइनाइट था.
इस वाले केस में फाइनाइट है. So if the slope is of finite extent bounded by top and bottom surfaces, then it is termed as finite slope. इसको हम finite slope बोल देते हैं. क्लियर है चीज. नेक्स्ट, फाइनाइट स्लोप्स के अंदर आपको दो तरह के फेलियर मिलेंगे. फाइनाइट स्लोप्स के अंदर आपको दो मोड ऑफ फेलियर मिल जाएंगे. एक होगा स्लोप फेलियर, एक होगा बेस फेलियर. क्लियर है चीज. जो स्लोप फेलियर है इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स. तो स्लोप फेलियर जो है हमारा, इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है फेस फेलियर, एक होता है टो फेलियर. वन इज फेस फेलियर, द अदर इज टो फेलियर. तो ये क्लासिफिकेशन भी समझ सकते हैं. दिस क्लासिफिकेशन कैन आल्सो बी अंडरस्टूड. अब फर्क क्या होता है इनके अंदर, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू. पहला है स्लोप फेलियर, यानी फेलियर कैसे होगा, फेलियर तो स्लोप का होगा हमारा. द फेलियर विल बी ऑफ स्लोप ओनली. अब स्लोप में भी अलग अलग जगह पे फेलियर हो रहा है, उठाते हैं. पहला उठाया फेस फेलियर. इफ द फेलियर सरफेस, अगर हमारा फेलियर सरफेस कहाँ से पास करता हुआ जाए, फेलियर सरफेस पास करता हो जाए अबव द टो, तो ये मेरी फाइनाइट स्लोप है. ये इम्परमेबल लेयर है नीचे. अगर मेरा फेलियर सरफेस कहाँ से ऊपर से पास कर रहा है, टो के ऊपर से पास कर रहा है, इसको मैं बोल दूंगा फेस फेलियर. So if the failure surface passes through the slope above the toe, it will be termed as face failure. ऐसा कब होता है? When the soil mass above the toe is weak and below the toe is strong. ये failure तब मिलेगी जब soil mass toe के ऊपर weak हो और नीचे क्या हो, comparatively strong हो. Next point of reference, ये आपको तब मिलेगा जब slope हमारी steep हो. When the slope is steep. तो अगर slope steep होती है, ये failure पाया जाता है. This failure is observed. Next आता है toe failure. ये सबसे कॉमन मोड ऑफ फेलियर है. ये भी स्लो फेलियर है. यहाँ पर जो फेलियर सरफेस है वो पास करता है कहाँ से, टो से. द फेलियर सरफेस पासेस थ्रू दी टो, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, टो फेलियर बोल देता हूँ. तो दोनों ही केस में कैसा फेलियर हुआ, स्लोप का फेलियर हुआ. तो स्लोप फेलियर को दो पार्ट में बांट दिया, फेस और टो. क्लियर है. ये भी कब होता है, ये भी पता पाया जाता है जब हमारे स्लोप बहुत स्टीप हो, व्हेन द स्लोप्स आर कंपैरेटिवली स्टीप, और सॉइल मास होमोजीनियस हो कहाँ पर, टो के ऊपर और टो के नीचे. When the soil mass is homogeneous above and below the toe. ये बात भी समझ में आती है. नेक्स्ट है हमारा बेस फेलियर. अब ये क्या है बेस फेलियर, इट्स द टाइप ऑफ फेलियर विच टेक्स प्लेस इन विच द फेलियर सरफेस पासेस बिलो द टो. इस बार फेलियर सरफेस कहाँ से पास कर रहा है, इस बार फेलियर सरफेस टो के नीचे से पास कर रहा है. इन दिस केस द फेलियर सरफेस इज पासिंग बिलो द टो, इसलिए उसको मैंने बेस फेलियर बोल दिया. ये फेलियर तब पाया जाता है, दिस फेलियर इज ऑब्जर्व्ड when the soil mass below the toe is weak but soil mass above the toe is strong. तो अगर ऊपर वाली सॉइल वीक है तो फेस फेलियर, नीचे वाली सॉइल वीक है तो बेस फेलियर. अगर सॉइल मास होमोजीनियस है पूरी तो हम बोल देंगे टो फेलियर. देन इट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज टो फेलियर. तो वो हमारा टो फेलियर हो जाता है. क्लियर है पूरी कहानी. चले आगे. लेट सपोज जो हमारी स्लोप है इसकी जो डेप्थ है वो h है, इसकी जो डेप्थ है h है, और ये जो हमारा टो है उसके नीचे इम्परमेबल लेयर तक कहाँ जाता है, डी तक जाता है. क्लियर है. तो मैंने दो डायमेंशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, टू डायमेंशंस आर रिटन. तो अगर मैं आपको ये बोलूँ इफ h प्लस डी इज द टोटल डेप्थ ऑफ द सरफेस, जो फेलियर सरफेस है उसकी टोटल डेप्थ है h प्लस डी, जिसपे h टो के ऊपर है और d टो के नीचे है. क्लियर है. तो हमने एक टर्म को डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं डेप्थ फैक्टर. अ टर्म इज बीइंग डिफाइंड व्हिच इज टेक्निकली टर्म्ड एज डेप्थ फैक्टर. किसका रेशियो है, टोटल डेप्थ ऑफ द फेलियर सरफेस, यानी h टो के ऊपर d टो के नीचे, टोटल डेप्थ निकली h प्लस डी, डिवाइडेड बाय द डेप्थ ऑफ द फेलियर सरफेस अबव द टो. टो के ऊपर जो डेप्थ है उससे डिवाइड कर दिया, इसको मैंने नाम दिया डेप्थ फैक्टर का. और डेप्थ फैक्टर हमारी हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि कैसा फेलियर होगा. अगर मेरे डेप्थ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब बेस फेलियर है, क्योंकि इस बार फेलियर सरफेस कहां से पास करेगा, h प्लस डी. अगर h से ज्यादा हो गई तो फेलियर सरफेस नीचे से पास कर रहा है, इट्स पासिंग फ्रॉम बिलो द टो. पर अगर ये जीरो के बराबर हो गई, d की वैल्यू जीरो के बराबर हो गई, तो मेरा df क्या आ जाएगा, अगर d की वैल्यू जीरो के बराबर हो गई तो मेरा df क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो अगर df 1 है इसका मतलब क्या हुआ, अगर df 1 है इसका मतलब ये हुआ हमारा टो फेलियर है. So in order to identify toe failure or base failure, we have this parameter known as depth factor. हमारे पास ये पैरामीटर अवेलेबल है जिसको हम डेप्थ फैक्टर बोल देते हैं. क्लियर है चीज.
ये तो हमने बात करी फाइनाइट स्लोप्स क्या होती है, फाइनाइट स्लोप्स आगे कैसे क्लासिफाइड है, हाउ दे आर क्लासिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फाइनाइट स्लोप्स की एनालिसिस करने के हमारे पास फाइनाइट स्लोप्स के एनालिसिस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। वन विच आर बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेस, सेकंड विच आर बेस्ड ऑन अफेक्टिव स्ट्रेस। तो फाइनाइट स्लोप की एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक बेस्ड है टोटल स्ट्रेस अप्रोच के ऊपर, दूसरा बेस्ड है अफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच के ऊपर। अब ये टोटल स्ट्रेस और अफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच में क्या फर्क है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो। टोटल स्ट्रेस मेथड फर्दर क्लासिफाइड है तीन के अंदर, एक हमारा कुलमांस मेथड, दूसरा हमारा स्वीडिश स्लिप सर्कल, दूसरा फ्रिक्शन सर्कल मेथड। इन तीनों मेथड में हम बात करेंगे किसकी, टोटल स्ट्रेस की। इन तीनों मेथड में हम बात करेंगे टोटल स्ट्रेस की। तो पहले वाले में कुलमांस मेथड, यहाँ पे फेलियर सरफेस मानी जाती है प्लेनर। दूसरा वाला है स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड, फेलियर सरफेस सर्कुलर होता है। या फ्रिक्शन सर्कल मेथड, उसमें भी फेलियर सरफेस हमारी सर्कुलर होती है। नेक्स्ट, कुछ मेथड ऐसे हैं जो अफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं या उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो मेथड ऐसे भी हैं जो बेस्ड है किसके ऊपर, अफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस के ऊपर, जैसे टेलर स्टेबिलिटी नंबर मेथड या बिशप्स मेथड। तो इन टोटल कितने मेथड आ गए, 5 मेथड आ गए हमारे पास। क्लियर है चीज। तो इन टोटल वी हैव दी 5 मेथड्स अवेलेबल। मैं जो भी सिग्निफिकेंट होंगे वो सारे मेथड्स आपको बता दूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इनफाइनाइट स्लोप में जो मेरा फेलियर सरफेस था वो प्लेनर था। इनफाइनाइट स्लोप में जो मेरा फेलियर सरफेस था वो प्लेनर था, और फेलियर कैसे हो रही थी, ट्रांसलेशन मोशन से। इसलिए आपने उसका नाम क्या रखा था, ट्रांसलेशनल स्लाइड। इसलिए आपने उसका नाम रखा था ट्रांसलेशनल स्लाइड। फाइनाइट स्लोप में जो फेलियर सरफेस है ये प्लेनर भी हो सकती है, ये सर्कुलर भी हो सकती है, नॉन सर्कुलर भी हो सकती है। प्लेनर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, नॉन सर्कुलर भी हो सकती है। इस बार जो फेलियर है इट में बी ट्रांसलेशनल फेलियर, इट में बी रोटेशनल फेलियर। इसका मतलब पिछले बार लिखा था हमने ट्रांसलेशनल स्लाइड, इस बार मैं लिख दूंगा रोटेशनल स्लाइड। तो पिछली बार लिख दिया था मैंने ट्रांसलेशनल स्लाइड, इस बार मैं क्या लिख सकता हूँ, रोटेशनल स्लाइड। तो ये आपको बेसिक जानकारी दे दी मैंने फाइनाइट स्लोप की। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनाइट स्लोप बीइंग डिस्कस अप टिल नाउ। तो ये बेसिक जानकारी है हमारे पास फाइनाइट स्लोप्स की। क्लियर है पूरी कहानी। रिपीट करना हो कोई पॉइंट इसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है। एक सवाल है ये देख लेते हैं, बाकी फिर मेथड्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। द डेप्थ फैक्टर इन द स्लोप फेलियर इन द सिचुएशन शोन इन द अबव फेलियर विल बी ग्रेटर देन एच प्लस डी। किससे ज्यादा है, एच से ज्यादा है। तो अगर एच प्लस डी एच से ज्यादा है तो डेप्थ फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन वन आ जाएगी। सो सिंस एच प्लस डी इज मोर देन एच, एच प्लस डी एच से ज्यादा है तो डेप्थ फैक्टर क्या बने, तो कैसा फेलियर हो गया हमारा, बेस फेलियर हो गया। सो दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज बेस फेलियर। क्लियर है पूरी कहानी। शैल वी कंटिन्यू। चलो सफिशिएंट है आज के लिए, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। बाकी हम कब करेंगे, बाकी हम कल कर लेंगे। कल मैं थोड़ी लंबी क्लास ले लूंगा क्योंकि सारा टॉपिक करवाना है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।